हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रसायनों। तो हम पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने अब तक एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज। ठीक है, तो फर्स्ट इज आर सॉल्वेशन टेंडेंसी। सॉल्वेशन, ठीक है जी। जब हम मेटल्स के सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो आयंस में डिसोसिएट होते हैं तो वो आयंस मूव करते हैं, तो इन आयंस की मूवमेंट की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो तो वाटर में आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आयंस की मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बताइए मुझे। ये मैंने एल्कली मेटल्स ले लिए, ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि कौन सबसे फास्ट मूव करेगा और कौन सबसे स्लो मूव करेगा अगर हम इनके सॉल्ट्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है जी, सोचिए पहले खुद, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखो, टॉप टू बॉटम मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, मोबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, ऐसा क्यों? लिथियम का सबसे छोटा साइज है, ये तो सबसे फास्ट मूव करना चाहिए था, लिथियम के आयन को सबसे फास्ट मूव करना चाहिए था, पर वो सबसे स्लो मूव कर रहा है। और जो कि सीजियम आयन सबसे बड़ा है, सबसे बल्कि है, ये सबसे फास्ट मूव कैसे कर रहा है? क्या रीज़न है इसका? ठीक है, तो अब हम इसका रीज़न देखते हैं क्या है। तो देखो, जब हमने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल आयन भी बनेगा, ये बन गया हमारा मेटल आयन। ठीक है, अब वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट ही है, तो इसके सराउंडिंग में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये मेटल आयन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। लेट्स से इसने 4 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, और ये अट्रैक्ट किसके थ्रू करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ये जो इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, दिस विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहेंगे, अब ये जो मेटल आयन है ये अकेला आयन नहीं रहा है। ठीक है, ये अब पूरा का पूरा एक वन एंटिटी बिहेव करेंगे। ठीक है, कहने को तो इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, एक आयन है, पर अब ये अलग अलग बिहेव नहीं करेंगे। दिस होल स्ट्रक्चर विल बिहेव वन एंटिटी। ठीक है, और इसको हम कहते हैं सॉल्वेटेड आयन, सॉल्वेटेड आयन। और अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो उस केस में हम कह देते हैं हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन। क्लियर है? क्लियर है ये बात? अब जितना छोटा एक मेटल का साइज होगा वो उतना ही अच्छे से हाइड्रेटेड होगा या फिर उतना ही अच्छे से सॉल्वेटेड होगा। क्लियर है? अब देखो, लेट्स से हमारा मेटल आयन है। ठीक है जी, मेटल आयन, इसको वाटर मॉलिक्यूल्स ने अपनी तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो ये एक वाटर की लेयर बन गई है, इसको हम कह देते हैं ये एक वाटर की लेयर बन गई। ठीक है, तो एक वाटर की लेयर को बनने को हम कहेंगे प्राइमरी सॉल्वेशन, प्राइमरी सॉल्वेशन। ठीक है, अगर इसके आगे फिर से एक और सॉल्वेंट या फिर वाटर की लेयर बनने लग जाए, सेकेंड लेयर भी बन गई है सॉल्वेंट की, तो इसको हम कहेंगे
सेकेंडरी, या फिर पूरा लिख देते हैं, सेकेंडरी सॉल्वेशन। ठीक है, अब पर सेकेंडरी सॉल्वेशन हर एक के केस में नहीं होगी। ठीक है, जिस मेटल आयन का जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा उसमें सेकेंडरी सॉल्वेशन हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे फिर से उसी क्वेश्चन पे कि मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। मैंने कहा था डाउन द ग्रुप मोबिलिटी इंक्रीज होगी, वो क्यों हो रही है। ठीक है, देखो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा मेटल आयन का साइज बढ़ता जाएगा सॉल्वेशन उतनी कम होगी और सेकेंडरी सॉल्वेशन उतनी ही कम होगी। क्योंकि जितना छोटा मेटल का साइज होगा वो उतनी अच्छे से सॉल्वेंट के आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, बड़े आयन उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लिथियम सबसे अच्छे से सॉल्वेंट के आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, तो इसमें सेकेंडरी सॉल्वेशन भी हो जाती है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सॉल्वेशन भी सेकेंडरी सॉल्वेशन भी। तो हाइड्रेट होने के बाद लिथियम मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है। ठीक है, बल्की होने की वजह से उसकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, तो डाउन द ग्रुप सॉल्वेशन डिक्रीजेस। ठीक है, और यही रीजन है कि यहाँ पे मोबिलिटी भी डाउन द ग्रुप ही इंक्रीज करेगी। क्लियर है ये बात। सेकेंडरी सॉल्वेशन क्लियर है सबको कि मोबिलिटी डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हो रही थी, और जो जितना ज़्यादा मोबाइल होगा वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा सीजियम। ठीक है, एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है। सेम होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का तो एल्कली मेटल से भी छोटा साइज है, तो इस वजह से भी उनमें सॉल्वेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, और एल्कली मेटल पे चार्ज भी ज़्यादा है, उनके मेटल आयन पे +2 चार्ज होता है, एल्कली मेटल पे सिर्फ +1 चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज ज़्यादा है, साइज छोटा है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में 4 to 5 टाइम्स सॉल्वेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। क्लियर है ये बात। ठीक है जी, देयरफॉर वी कैन से अब तक जो भी हमने पढ़ा है सॉल्वेशन का, विद इंक्रीज ऑफ मेटल आयन सॉल्वेशन, हाइड्रेशन, रेडियाई। हाइड्रेशन रेडियाई क्या होगा, ये सपोज हमारा मेटल आयन है, ये प्राइमरी सॉल्वेशन शेल है, ये सेकेंडरी सॉल्वेशन शेल है। तो सेंटर से लेके मेटल के न्यूक्लियस से लेके लास्ट सॉल्वेशन शेल तक का रेडियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रेशन रेडियाई या फिर सॉल्वेशन रेडियाई। एंड हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, अगर मेटल का साइज विद इंक्रीज इन साइज, ठीक है, साइज ऑफ मेटल आयन, सॉल्वेशन, हाइड्रेशन रेडियाई, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सब डिक्रीज होगा अगर मेटल का साइज ज़्यादा होगा। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्वेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज।
अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर एस ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो फर्स्ट हम देखेंगे क्राउन ईथर्स के साथ। क्राउन ईथर्स, क्राउन ईथर्स क्या होते हैं? क्राउन ईथर्स आर मैक्रोसाइक्लिक ईथर्स, मैक्रोसाइक्लिक ईथर्स। ठीक है, और इनको क्राउन ईथर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्राउन जैसा होता है। ठीक है जी, तो एग्जांपल्स देखते हैं क्राउन ईथर्स के। ठीक है, ये हमारा एक क्राउन ईथर। अब इसकी नेमिंग ऐसे कैसे है? डाईसाइक्लोहेक्साइल, ये हमारा 2 साइक्लोहेक्साइल रिंग्स अटैच है, इसलिए डाईसाइक्लोहेक्साइल। 18 यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग में कितने मेंबर्स हैं। टोटल यहाँ पे 18 ही मेंबर्स हैं। हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो 18 रिप्रेजेंट करता है कि इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग में कितने एटम्स प्रेजेंट है। 6 है रिप्रेजेंट कि कितने ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे हम क्राउन ईथर्स की नेमिंग करते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, चलो। ठीक है जी, तो ये हमारे कुछ क्राउन ईथर्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? अब इन क्राउन ईथर्स के साथ कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? इनके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है, जैसे इन तीनों के बीच में कैविटीज प्रेजेंट है, इसके बीच में हमारा मेटल आयन आके फिट हो जाता है। ठीक है, साइड में ऑक्सीजन के एटम्स है, तो ऑक्सीजन और मेटल आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेटल आयन इनके बीच में आके फिट हो जाता है। ठीक है, अब किस तरह का मेटल आयन किस क्राउन ईथर में फिट हो सकता है वो डिपेंड करता है कि कैविटी का साइज कितना है और मेटल आयन का साइज कितना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्राउन 4 के कैविटी सबसे स्मॉल है, तो इसमें स्मॉल मेटल आयन आ सकता है। क्राउन 5 का साइज थोड़ा क्राउन 4 से बड़ा है, तो उसमें थोड़ा बड़ा आ सकता है। सेम है, क्राउन 6 में का कैविटी सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो इसमें सबसे बड़ा मेटल आयन आके फिट हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा मेटल आयन किसके साथ कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा वो डिपेंड करता है कि क्राउन ईथर की कैविटी कितनी बड़ी है। क्लियर है? तो देखिए, लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, तो लिथियम जो है क्राउन 4 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, उससे बड़ा साइज सोडियम का होता है, तो सोडियम क्राउन 5 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और पोटेशियम क्राउन 6 के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है। क्लियर है? तो ये डिपेंड करेगा कि मेटल आयन का साइज कितना है और कैविटी का साइज कितना है। आई बात समझ में? ठीक है, और किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑक्सीजन और मेटल आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। क्लियर है कि ये क्राउन ईथर कैसे कंपाउंड बनाते हैं? अब हम देखेंगे क्रिप्टेट्स के साथ। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाएंगे? क्रिप्टेट्स के साथ। क्रिप्टेट्स क्या होते हैं? क्राउन ईथर्स की तरह ही होते हैं, पर इनमें ऑक्सीजन के अलावा और भी डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी,
ठीक है, क्रिप्टेट्स क्या होते हैं? क्रिप्टेट्स आर पॉलीसाइक्लिक ligands which in addition to oxygen contains other donor atoms like phosphorus, nitrogen, sulfur। ठीक है जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं अब इसका। ठीक है जी, ये हमारा होगा क्रिप्ट का एग्जाम्पल। इसमें 3 रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक रिंग ये, एक ही रिंग ये, और एक ये बाहर वाली रिंग। ठीक है, 3 डायमेंशन में आप इसको, हम इसको इमेजिन करें। पहले तो हम इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम है 2-2-2 क्रिप्ट। 2-2-2 का मीनिंग है कि इसमें कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो कुछ ऐसा सा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है क्रिप्टेट्स का। इनके बीच की कैविटी के बीच में आके मेटल फिट हो जाता है। ठीक है, और मेटल और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो इसके बीच में आके सेट हो जाता है और वो स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। ठीक है, क्लियर है। और इसमें नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट है, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है जी, अब हम एक सोडियम के एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलमाइन। तो हमारा क्रिप्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। क्रिप्टेंट की। ठीक है जी, अब देखो मेटल आयन हमारा सोडियम आयन तो बना हुआ है, उसके साथ में हमें सोडाइड आयन भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ये एक क्रिप्टेट्स की बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कि यहाँ पे हमें मेटल का एनाइन फॉर्म होता मिल रहा है। ये कैसे होता है? हमने 2 सोडियम के आयन लिए थे। ठीक है जी, उनमें से एक हमारा सोडियम पॉजिटिव बन जाता है और एक सोडियम नेगेटिव बन जाता है। एक सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सोडियम को दे दिया। ठीक है, वैसे तो ये बहुत अनस्टेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये बहुत अनस्टेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, पर ये अनस्टेबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो हमारा सोडियम आयन बना है या मेटल आयन बना है, वो हमारा क्रिप्टेट के अंदर जाके फिट हो जाता है और वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो वो जो क्रिप्टेट्स का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो इसको दोबारा इसके साथ रिएक्ट करने नहीं देता। ठीक है, अगर ये दोबारा रिएक्ट करेगा तो फिर से हमें सोडियम मेटल एटम मिल जाएगा, पर ये क्रिप्ट के अंदर फिट हो जाता है और जिसकी वजह से हमें इसमें मेटल आयन भी मिलता है। ठीक है, सिमिलरली हमें ऐसे ही जैसे ये सोडाइड आयन मिला है, ऐसे ही हमें पोटेसाइड, रुबिडाइड्स, सीजाइड आयन भी इस मेथड से हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं। ये क्रिप्टेट्स का सबसे यूनिक फीचर है। क्लियर है? क्राउन ईथर्स और क्रिप्टेट्स का हमें क्या इम्पोर्टेंस है? मेटल्स कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, पर अगर हम उन सॉल्वेंट में क्राउन ईथर या क्रिप्टेट्स को डाल दें तो उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है उसी सॉल्वेंट में, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म कर लेते हैं क्रिप्टेट्स और क्राउन ईथर्स के साथ। क्लियर है? और एक यूनिक प्रॉपर्टी तो मैंने बताई अभी कि हमें
लार्ज मेटल अनाइन भी बनाने पॉसिबल होते हैं इनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है जी। क्रिप्टेट्स जो होते हैं वो क्राउन ईथर से बेटर होते हैं। क्यों बेटर होते हैं देखते हैं। फर्स्ट इज दे कंटेन other donor atom also like nitrogen, which increases their complexing tendency. ठीक है जी। दूसरा, क्रिप्टेट्स जो होते हैं वो पॉलीसाइक्लिक होते हैं। दे आर पॉलीसाइक्लिक। और इसी वजह से, पॉलीसाइक्लिक होने की वजह से वो मेटल आयन को अच्छे से सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, दे आर पॉलीसाइक्लिक, देयरफॉर सराउंड्स मेटल एटम बेटर। बेटर, क्लियर है। तो अब देखते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्रिप्टेट्स और क्राउन ईथर्स के अलावा किन किन के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं अदर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो हमें पता है एल्कली मेटल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है और उन पे चार्ज बहुत कम होता है, मतलब सिर्फ +1 चार्ज होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की कंपैरिजन में कम चार्ज होता है। ठीक है, और साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए वो इतना ईजिली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स उन लीगेंड्स के साथ बनाते हैं जो मल्टी डोनर हो, या फिर कह दो जो मल्टी डेंडेट लीगेंड हो, या फिर हम कह दें जो चिलेटिंग लीगेंड्स हो, उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करते हैं। तो क्या है चिलेटिंग लीगेंड्स के एग्जाम्पल? पहले तो किस किस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये? चिलेटिंग लीगेंड्स के साथ। एग्जाम्पल सैलिसिल्डिहाइड, एसिटाइल एसीटोनेट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एटसेट्रा। तो इनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि चिलेटिंग लीजेंड होते हैं। एसिड सैलिसिल्डिहाइड के साथ देखते हैं। सैलिसिल्डिहाइड क्या होता है? ठीक है, ये होता है हमारा सैलिसिल्डिहाइड। इसको अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा यहाँ से OH नेगेटिव और यहाँ से H नेगेटिव, वाटर रिलीज हो जाता है। विद रिलीज ऑफ वाटर ठीक है जी। तो ये हमारा ये जो आयन बना है ये हमारा चिलेटिंग लिगेंड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, कैसे एक्ट करेगा? ठीक है, तो इस तरह से ये चिलेटिंग लिगेंड एक्ट करता है। ठीक है, 4 डोनर एटम्स, एक सैलिसिल्डिहाइड में 2 डोनर एटम, अगर हम 2 सैलिसिल्डिहाइड लगा देंगे तो यहाँ पे 4 डोनर एटम बन जाएंगे। ठीक है, तो ये मल्टी डेंडेंट लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाना पसंद करते हैं
मोनोडेंटेट के साथ नहीं बनाते हैं। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एसिटाइल एसीटोनेट, ठीक है जी, इसके साथ बनाते हैं। पहले हम इसकी इनॉल फॉर्म बना लेते हैं। OH डबल बॉन्ड, ठीक है जी, ये इसकी हमारी इनॉल फॉर्म बन गई है। दिस इज एसिटाइल एसीटोनेट एंड दिस इज इज इनॉल फॉर्म, ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ से हम H रिमूव करके इसका एनाइन बना देंगे। तो अब हम सेम वैसे ही जैसे सैलिसिल्डिहाइड के साथ किया था, इट विल एक्ट एज बाइडेंटेड लिगेंड। और इस साइड से भी अगर हम सेम एसिटाइल एसीटोनेट लगा देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। सीजियम का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और 3 सैलिसिल्डिहाइड यूनिट्स को हम यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? तो इस तरह से सीजियम के साथ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ भी सैलिसिल्डिहाइड का कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ठीक है, इसके साथ इसके साथ 3 यूनिट्स कैसे अटैच हो सके, क्योंकि सीजियम के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उसका साइज बड़ा है, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस। अब पहले इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम है ट्रिस सैलिसिल्डिहाइडेटो सीजियम। क्लियर है? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं जाने जाते, वो अच्छे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, पर बेरिलियम है जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है। मैग्नीशियम भी बनाता है, बेरिलियम भी बनाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन दोनों का साइज थोड़ा छोटा है, तो वो ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं लिगेंड्स को अपनी तरफ। ठीक है, तो बेरिलियम का देखते हैं पहले। BeF2+, तो BeF4 की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका। मोस्टली बेरिलियम के कॉम्प्लेक्सेस का 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, पर कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है, उनको देखते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है बेसिक बेरिलियम एसीटेट का। ठीक है, जो कब बनता है? अगर हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को इवेपोरेट करें, evaporate in presence
ऑफ एसिटिक एसिड, तो हमारा बन जाता है बेसिक बेरिलियम एसीटेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सेंटर में इसके ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है और इससे 4 बेरिलियम एटम अटैच होते हैं। ठीक है, ये 4 बेरिलियम एटम ऐसे अटैच होते हैं जैसे कि 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन हो। ठीक है, क्लियर है? अब इन पे एसीटेट ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, इन 2 बेरिलियम के बीच में एसीटेट ग्रुप। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये स्ट्रक्चर? अगर ये स्ट्रक्चर नहीं भी क्लियर है तो मैं इसकी एक क्लिप अटैच कर दूंगी, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इससे सिमिलर ही स्ट्रक्चर होता है बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट का भी। ठीक है, Be4N। ठीक है जी, क्लियर है? अब एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। ऑटोट्रॉफ्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है और सनलाइट को कैप्चर करके ऑटोट्रॉफ्स सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि क्लोरोफिल का कितना बड़ा यूज़ है अर्थ पे। ठीक है, लाइफ फॉर्म्स के एग्जिस्ट करने में कितना बड़ा रोल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये होता है हमारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल, ठीक है जी, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है। इसमें 4 हेट्रोसाइक्लिक पोरफायरिन रिंग्स अटैच होती हैं। रिंग नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये 4 रिंग्स हेट्रोसाइक्लिक, फ्लैट हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स अटैच होती हैं, जिनको हम कहते हैं पोरफायर रिंग्स। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये रिंग्स क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दिखने में लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, पर इतना मुश्किल नहीं है। ये रिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, इनको याद करके हम इस स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स EDTA के साथ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। उसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखा दूंगी। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में जी। तो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं जो EDTA के साथ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम।